हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका का सहयोगी नहीं खुद सुपर पावर बनेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अमेरिका के व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इस बयान के बाद चीन को लगी है तगड़ी वाली मिर्ची दोस्तों, और साथ ही पाकिस्तान में शांति क्या किसी बड़े तूफान की है आहट। जी हाँ, भारत और दुनिया हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे जहां पर अब रशिया ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। अमेरिका को लगने वाला है तगड़ा मिर्ची। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आज जिस मुकाम पर है दोस्तों, वो 2014 से पहले कभी नहीं हुआ, और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा। और मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका का सहयोगी नहीं खुद सुपर पावर बनेगा भारत। जी हाँ, भारत के सुपर पावर बनने को लेकर अमेरिका ने दे दिया ऐसा बयान कि चीन को लगेगी मिर्ची। बता दें दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका लगातार इस फैक्ट को स्वीकार कर रहा है, इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं बनेगा, बल्कि खुद एक सुपर पावर देश बनेगा। गुरुवार को एस्पेन सिक्योरिटी फोरम की बैठक के दौरान भारत को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस एशिया समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा है कि उनके विचार में भारत 21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध वाला देश है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी द्विपक्षीय संबंध के बारे में नहीं जानता जो पिछले 20 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की तुलना में अधिक गहरा और मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को इस दिशा में अपनी क्षमता का और भी अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रौद्योगिकी और अन्य मुद्दों पर एक साथ काम करते हुए दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बनाने की आवश्यकता है। कैंपबेल ने कहा कि भारत एक अद्वितीय रणनीतिक चरित्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी नहीं होगा, इसकी एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा है। ये एक सुपर पावर होगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि दोनों देशों की नौकरशाही में कई अवरोध और कई चुनौतियां हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ चीन को लेकर भी कैंपबेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध केवल चीन को लेकर चिंता के कारण ना बने हैं, ये हमारे समाजों के बीच अहम तालमेल पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि सिर्फ चीन को लेकर चिंता तक सीमित ना रहे भारत और अमेरिका के संबंध। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने जता दिया है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के संबंध नेक्स्ट लेवल का है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को लेकर जो बात कही है दोस्तों, और कह दिया कि भारत सहयोगी देश ना बनकर के खुद एक सुपर पावर देश बनेगा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी जो भी राय हो, साथ में थैंक यू अमेरिका कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत नंबर 1 देश अवश्य बनेगा और सुपर पावर बनेगा, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलेगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में शांति क्या किसी बड़े तूफान की है आहट। भारत और दुनिया हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त करके देश के एक तबके को बड़ी राहत दे दी है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस नियुक्ति को लेकर अपनी मंजूरी को देकर पिछले कई महीनों से जारी अस्थिरता और उठापटक पर भी लगाम लगा दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी आरिफ अलवी इस मामले में पेंच फंसा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देश की सरकार ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अलवी कुछ गड़बड़ करते तो फिर देश एक बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ सकता था। इस बात पर बहस जारी और आगे भी जारी रहेगा कि क्या सेना देश में राजनीतिक संकट के लिए जिम्मेदार है। इमरान खान ने भी संकट की आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान में सेना और राजनीति को अलग करना नामुमकिन है। दोनों ही एक दूसरे में अक्सर हस्तक्षेप करने के आदी रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा ने सेना से अपील की है कि वो राजनीति से दूर रहे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिन पाकिस्तान में उठापटक वाले हो सकते हैं। पाकिस्तान में भारत को उच्चायुक्त रहे टीसी राघवन ने लिखा है कि बाजवा जो खुद सेना को राजनीति से दूर रखने की सलाह देकर गए हैं, असल में खुद इसका हिस्सा रहे हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने उन्हें हमेशा अपनी सत्ता जाने का दोषी ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर देश में चुनाव हुए तो फिर स्थिति बहुत ही दुखी करने वाली और खतरनाक हो सकती है। संकट में घिरी अर्थव्यवस्था टूटने की कगार पर आ जाएगी। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन और घरेलू आतंकवाद और बढ़ जाएगा। भारत जो अभी तक राहत की सांस ले रहा है दोस्तों, वो हाई अलर्ट पर है। एक अस्थिर पाकिस्तान खतरे की घंटी है। ये पहली बार नहीं है जब पड़ोसी मुल्क में स्थिति इतनी शांत है। इसीलिए भारत और दूसरे देश हाई अलर्ट पर है और देश में होने वाली हर घटना पर करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं, रखे
हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर हम भारत के साथ तब भी रहे जब अमेरिका और यूरोप खिलाफ थे भारत के। जी हाँ, रशिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बता दें, यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही भारत से रशिया के साथ संबंधों को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच भारत के रशिया से तेल खरीदने को लेकर भी पश्चिमी देशों के मीडिया में आलोचनाएं हुई है। हालांकि रशिया ने भारत के इस फैसले की जमकर तारीफ की और दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत भी बताई है। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में भारत ने रशिया के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि भारत और रशिया के बीच भरोसे का संबंध रहा है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत और रशिया के बीच राजनयिक संबंधों पर डेनिस अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों ने 75 वर्षों में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा है कि वास्को डी गामा ने भले ही यूरोप के लिए भारत की खोज की, लेकिन रूसी अधिकारी उससे 30 साल पहले ही भारत में खुले दिल से आया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों रशिया द्वारा दिए गए इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका से बहुत पहले से भारत के साथ रशिया के संबंध है दोस्तों, और वो घनिष्ठ संबंध है? जब अमेरिका और यूरोप खिलाफ तो उसके बावजूद भी रशिया भारत का मित्र था दोस्तों। क्या आप मानते हैं? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय और सुझाव दे सके दोस्तों और हमारे YouTube फैमिली से जुड़ सके। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन ने कहा बढ़ता जा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा, सीमा पर घुसपैठ हुई तो हथियारों का होगा इस्तेमाल। जी हाँ, यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों, यानी उनका बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। क्रेमलिन में रशिया के मानवाधिकार परिषद की एक मीटिंग के दौरान पुतिन ने जो कुछ कहा है दोस्तों, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ा दी है। पुतिन ने कहा है कि अभी तक रशिया ने पहले परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा है। किसी भी स्थिति में रशिया परमाणु हथियारों के प्रयोग से बचेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर रशिया की सीमा पर कोई बड़ा हमला हुआ तो फिर परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, पुतिन ने कहा है कि रशिया की एक रणनीति है जिसे रक्षा के तौर पर जाना जाता है। हम तबाही वाले परमाणु हथियारों को इस रणनीति के तहत देखते हैं, इनका प्रयोग बदले की कार्यवाही के तहत किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन ने यहाँ तक कह दिया है कि हम तबाही ला सकते हैं, हमारे पास नाटो से भी बेहतर हथियार है। जी हाँ, और अमेरिका और नाटो को वार्निंग देते हुए पुतिन ने कहा कि तल्ख लहजे में कि हमारे पास एक बढ़कर एक महाविनाशक हथियार है। यही नहीं, नाटो देशों के सभी देशों से हमारे पास बेहतर हथियार है, हमें खतरा हुआ तो महातबाही ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहाँ पर सऊदी अरब में जिनपिंग का स्वागत देख जल जाएगा अमेरिका। प्रिंस ने आसमान से लेकर जमीन तक बिछाई रेड कारपेट। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों का नया बूस्ट देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे। जिनपिंग की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है दोस्तों जब सऊदी और अमेरिका के रिश्तों में खटास देखने को मिली है। जिनपिंग ने गुरुवार को सऊदी अरब के शाह और क्राउन प्रिंस से उनकी शाही महल में मुलाकात की। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद अपने देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम क्षेत्र से संबंध को मजबूत करना था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रशिया पर प्रतिबंध बढ़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सऊदी अब चीन के करीब जा रहा है। हालांकि इनकी दोस्ती देखकर अमेरिका जरूर जल रहा होगा। बता दें, सऊदी अरब ने जिनपिंग का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया है। रियाद में चीनी राष्ट्रपति का ऐसा स्वागत किया गया है कि जो बाइडेन का स्वागत फीका पड़ गया है दोस्तों। जमीन से लेकर आसमान तक जिनपिंग को सलामी दी गई है। जो देश कभी अमेरिका के इशारे पर चलता था वो आज उसके दुश्मन नंबर 1 चीन के स्वागत में आसमान से लेकर जमीन तक रेड कारपेट बिछा रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए भी अमेरिका से हथियार खरीदता है, लेकिन अब वही देश अमेरिका के दुश्मन को तोपों की सलामी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सऊदी अरबिया द्वारा दोस्तों चाइना को दिए जा रहे इस बेटर वेलकम को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया अमेरिका से ही हथियार खरीदता है दोस्तों और अमेरिका को ही धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर सार्क के लिए गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के सेंट्रल एशिया प्लान से घबराए। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्लान सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान घबराता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान अब सार्क को फिर से जिंदा करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोले तो सार्क को पुनर्जीवित करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सार्क को लेकर प्रेम अचानक नहीं जागा है, बल्कि पिछले 2 सालों में भारत ने सेंट्रल एशिया में बढ़त बनाने के लिए जिस मिशन का आगाज किया हुआ है उसे देखते हुए पाकिस्तान को डर है कि कहीं
कहीं मुस्लिम देशों में ही उसकी जमीन खिसक ना जाए। जी हाँ दोस्तों, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी सार्क को लेकर भारत की उदासीनता ने पाकिस्तान को चिंतित करके रख दिया है दोस्तों। और अगर सार्क पर भारत ध्यान नहीं देता है तो फिर यह संगठन बेमतलब और बेमकसद हो जाता है। लिहाजा माना जा रहा है कि सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं दिखाई है, बल्कि सार्क के जरिए पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से जुड़ने की मंशा रखता है। दोस्तों आपको बता दें, इसको लेकर शहबाज शरीफ ने यह टिप्पणी गुरुवार को सार्क चार्टर दिवस के मौके पर किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री का मॉल बंद करा दिया। कुछ दिन पहले ही दोनों के भाषण में हुआ था टोका टोकी। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सरकारी कार्यक्रम में टोकना विपक्षी नेता सरदार तनवीर इलियास खान को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद में उनके 2 मॉल को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कानूनी बताते हुए सील कर दिया है। इलियास खान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लीडर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके के प्रधानमंत्री हैं। वो इमरान के करीबी दोस्त होने के साथ ही मुल्क के सबसे अमीर लोगों में से गिने जाते हैं। घटना का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। असुरक्षित परमाणु गतिविधियों को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रही थी। अमेरिका ने कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को तकनीक देकर उसके लिए खतरा पैदा कर रही है। जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान की खतरनाक परमाणु तकनीक देने वाली 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने 24 कंपनियों के निर्यात पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये कंपनियां रशिया को सैन्य या सुरक्षा उद्योग में मदद कर रही है। दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम के सामानों की आपूर्ति कर खतरा पैदा कर रही थी। पाकिस्तान की जिन कंपनियों को बैन किया गया उनमें डायनामिक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, एनआरएक्टी प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। दोस्तों बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर तुर्की ने रोका भारत का तेल, कच्चा तेल लेकर आ रहे कई देशों के जहाज फंसे। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों के मालवाहक जहाज तुर्की के काला सागर में फंस गए हैं। तुर्की अधिकारियों की ओर से बीमा कागजों की जांच पड़ताल के चलते ये समस्या खड़ी हो गई है। दोस्तों तुर्की की ओर से ये अड़ंगा लगाने के बाद लाखों बैरल कच्चा तेल समुद्री रास्ते पर अटक गया है। मालवाहक जहाजों की लाइन लग गई है। एक तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों कि समुद्री रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई भी मालवाहक जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। G7 देशों की ओर से रूसी कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगा दिया गया है। इसके बाद तुर्की ने बीमा संबंधी नया कानून लागू कर दिया है। तुर्की के अधिकारी कच्चे तेल से लदे मालवाहक जहाजों से बीमा करने वाली कंपनियों का गारंटी कवर दिखाने की मांग कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि जहाज पर लदा तेल $60 प्रति बैरल या इससे कम कीमत पर ही खरीदा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के टेस्ट में राफेल के आगे फेल रहा अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और भारत के रिश्ते एक डील के बाद नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दे दी है। दोस्तों नौसेना के ने कई अरब डॉलर के साथ 26 राफेल M की डील फ्रांस के साथ की है। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के लिए उसने अमेरिकी जेट F-18 सुपर हार्नेट को रिजेक्ट कर दिया है। नौसेना की तरफ से इस साल की शुरुआत में दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल की एक विस्तृत रिपोर्ट भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। दोनों फाइटर जेट्स को गोवा स्थित नौसेना के बेस INS हंसा पर टेस्ट किया गया था। ऐसे में सूत्रों की माने तो दसॉल्ट एविएशन के राफेल M ने इस रेस में बाजी मार ली। नौसेना का मानना है कि राफेल उनकी जरूरतों को कई ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारतीय नौसेना ने बिल्कुल सही चुनाव किया है? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा और उनको कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा नौसेना को। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर मिशन हेड पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बढ़ाई अपने राजनयिकों की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा है कि उसने पिछले सप्ताह काबुल में अपने मिशन हेड की हत्या के प्रयास के बाद अफगानिस्तान में अपने राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभारी उबैद उर रहमान निजामी को शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया था। घटना ये तब हुई थी दोस्तों जब वो दूतावास परिसर में टहल रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें बचा लिया था। जी हाँ दोस्तों, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान निजामी पर बंदूक हमले की जांच को लेकर अफगान अधिकारियों के संपर्क में है। पाकिस्तान ने अपने राजनयिक और हमारे मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हम इस संबंध में अफगान अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा संबंधी मामलों के विस्तार में नहीं जाऊंगी।
होगी। बात करेंगे और खबर की जहां पर G20 शेरपा बैठक संपन्न हुआ। रशिया नेता ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मुद्दे पर लिए कि भारत की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 अध्यक्षता की बैठक समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास आदि प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत के साथ संपन्न हो गई। इस दौरान रूसी G20 शेरपा स्वेतलाना लुकाश ने समूह की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के रूप में महिला नेतृत्व विकास को रखने के लिए भारत और भारतीय शेरपा अमिताभ कांत की सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे और बड़ी खबर की जहां पर यूएनएससी में भारत ने दी सलाह, रशिया यूक्रेन तुरंत समाप्त करे शत्रुता और हिंसा, बातचीत से निकाले हल। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन और रशिया से कूटनीति और वार्ता के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। यूक्रेन से नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों की स्थिति पर यूएनएससी की बैठक को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत ने लगातार शत्रुता और हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है। भारत ने दोनों पक्षों से वापस बातचीत पर लौटने का आह्वान किया है। कंबोज ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत देश के हालात को लेकर चिंतित है। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप कई लोगों की जानें चली गई हैं, विशेषकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग निशाने पर आए। लाखों लोग बेघर हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। बात करें और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर ईरान में तालिबान ने भारत को दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या मोदी सरकार से इस डील पर बनेगी बात, बता दें। भारत से रिश्ते बनाने के लिए तालिबान लगातार हाथ पांव मार रहा है और पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू करने का ऑफर देने के बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने ईरान में भारत निर्मित चाबहार बंदरगाह के उपयोग का समर्थन किया है और कहा है कि वो सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। तालिबान का ये डील इसीलिए काफी अहम है दोस्तों, क्योंकि इससे भारत को ईरान, अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता मिल जाएगा। जी हाँ, तालिबान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान को जारी करते हुए कहा है कि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है, जो मुंबई को मॉस्को से जोड़ता है और ईरान और अजरबैजान से होकर गुजरता है। ये रास्ता भारत को सीधे रूस की राजधानी से जोड़ता है और भारत के लिए सेंट्रल एशिया के बाजारों को खोलता है। जी हाँ, इसके साथ ही इस रास्ता पर सहमति बनने के बाद भारत को पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों, ऐसे में क्या इस पर भारत को सहमति जतानी चाहिए दोस्तों? क्या तालिबान द्वारा दिए गए इस बड़ी खुशखबरी को भारत को भी एंजॉय करना चाहिए या बिल्कुल नहीं दोस्तों? बताइएगा जरूर। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर जर्मनी में चीन ने चुपके से खोले थे 2 पुलिस स्टेशन। ड्रैगन की इस हरकत ने दुनिया की बढ़ाई धड़कन, बता दें। चीनी पुलिस स्टेशन के विदेशी सेंटर को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। अब जर्मनी में 2 ऐसे पुलिस स्टेशन की पहचान की गई है दोस्तों, जो कथित रूप से विदेशी चीनियों को प्रताड़ित करने के लिए चीन द्वारा स्थापित किए गए हैं। चीनी पुलिस स्टेशन के जर्मन सेटअप में कोई जिम्मेदार अधिकारी तैनात नहीं है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से चीनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। जर्मनी के इंटीरियर मंत्रालय ने कहा है कि चीनी अधिकारियों के पास जर्मन टेरिटरी पर कोई भी एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है। हालांकि जर्मन इंटीरियर मंत्रालय ने बताया है कि वे इन चीनी सेटअप को लेकर जर्मनी स्थित चीनी एम्बेसी के साथ संपर्क में है और इसी तरह के चीनी पुलिस स्टेशनों की पहचान अन्य देशों में किए गए हैं। इसी साल स्पेन मूल के एक एनजीओ सेफ गार्ड डिफेंडर्स ने बताया कि चीन ने दुनिया भर में इस तरह के 54 सेटअप बना रखे हैं, जिसका इस्तेमाल विदेशों में हो रहे चीनियों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर यूएई में होगी इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 की बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर जी करेंगे उद्घाटन, बता दें। इंडिया ग्लोबल फोरम ने घोषणा की है कि इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इंपैक्ट 12 से 16 दिसंबर 2022 तक यूएई में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी करेंगे। सप्ताह भर चलने वाली हाई प्रोफाइल बैठक भारत, यूएई और दुनिया भर के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को करीब लाएगी। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध, जलवायु, वित्त, प्रौद्योगिकी और निवेश के साथ ही इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्यों के बीच G20 की अध्यक्षता पर भी चर्चा करने का अवसर होगा। प्रेरणा बढ़ाने वाली ऐसी बातचीत में शामिल होना और आपसी ख्यालों और बहसों का आदान प्रदान। यह आयोजन एक ऐसे वक्त में आयोजित हो रहा है जब भारत और यूएई के संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा एडवांस में जयशंकर जी को। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे और बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय मूल के कृष्णा ववी लाला को मिला अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के कृष्णा ववी लाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट PLA पुरस्कार से सम्मानित किया है। कृष्णा
चुनाव ववी लाला लंबे समय तक ह्यूस्टन के रह रहे हैं दोस्तों। पीएलए पुरस्कार समुदाय और देश में योगदान के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। अमेरिकी कॉर्प्स के नेतृत्व में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर साल नागरिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एलॉन मस्क का भारत में तभी स्वागत करेंगे जब वो मेक इन इंडिया की सोचें। जी हाँ, कहा नितिन गडकरी जी ने। बता दें केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में कई प्रयास किए हैं। रक्षा तकनीकी से लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में नितिन गडकरी जी ने एलॉन मस्क और ऑटोमोबाइल कंपनी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनका भारत में स्वागत होगा, लेकिन तब जब वो मेक इन इंडिया की शर्त पर कायम रखते हुए कार्य करने को सहमत होंगे। जी हाँ, मेक इन इंडिया के समर्थन में नितिन गडकरी जी ने दुनिया की टॉप कार निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क को लेकर भी बड़ी बात कही है दोस्तों। मेक इन इंडिया के समर्थन में नितिन गडकरी जी ने दुनिया की टॉप कार निर्माताओं कंपनी टेस्ला के प्रमुख को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत के किसी भी राज्य में अपनी कंपनी की कार का निर्माण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, इसमें उन्हें भारत रियायत भी देगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद वर्ल्ड मीडिया में हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार। बता दें किसने क्या कहा। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 156 सीटों पर कब्जा किया है। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से भाजपा की यह लगातार 7वीं जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में भाजपा की इस जीत को विश्व मीडिया ने भी अपने अखबारों में प्रमुखता से स्थान दिया है। निक्केई एशिया, अल जजीरा, द स्ट्रेट टाइम्स ऑफ सिंगापुर, इंडिपेंडेंट, एबीसी न्यूज आदि ने गुजरात में भाजपा की जीत के जश्न की तस्वीरों को अखबार में स्थान दिया है। ब्रिटेन से प्रकाशित अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि पीएम मोदी जी ने अपनी पार्टी बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पीएम मोदी जी और भाजपा की ये जीत 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले पार्टी की स्थायी लोकप्रियता का संकेत है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर भाजपा ने राजनाथ सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात में विधायक दल के नेता के प्रमुख चुनाव के लिए बनाया पर्यवेक्षक। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी को कुल 156 सीटें मिली हैं। गुजरात के अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली है। इसी जीत का श्रेय पार्टी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार वो 12 दिसंबर को शपथ ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है दोस्तों, भाजपा संसदीय बोर्ड ने गुजरात में पार्टी के विधायक के नेता के चुनाव के लिए राजनाथ सिंह के अलावा जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया उनमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा राजनाथ सिंह जी को। साथ ही साथ यदि अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।